अच्छी और सच्ची खबरों में हम सबसे पहले बात गुजरात की करते हैं, जहां पर साइक्लोन बिपरजॉय के गुजर जाने के बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। और इस काम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य महकमा और बिजली विभाग के कर्मचारी पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं ताकि फिर से हालात सामान्य किए जा सके। हालांकि अभी भी साइक्लोन के असर से राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी है। बावजूद इसके टीमें रेस्क्यू के काम में जुटी हुई हैं और ये टीमें किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर काम कर रही हैं, देखिए जरा। कहीं बच्चों और महिलाओं का किया जा रहा है रेस्क्यू, कहीं रास्तों से पेड़ों और बिजली के खंभों को हटाया जा रहा है, तो कहीं जरूरतमंदों तक पहुंचाई गई एम्बुलेंस। राहत और बचाव अभियान से जुड़ी ये तस्वीरें गुजरात के अलग अलग जिलों से आई हैं, जहां साइक्लोन बिपरजॉय के गुजर जाने के बाद अब युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुबह की पहली किरण के साथ ही तमाम सरकारी एजेंसियां अलग अलग इलाकों में पहुंची और जरूरतमंदों की मदद में जुट गई। तकरीबन 80 से 90 लोगों का जो है रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ से किया गया और सबको वापस जो है वो शेल्टर होम्स ले जाया गया है। बारिश अभी भी शुरू है और जब तक बारिश शुरू रहेगी तब तक इसी प्रकार के हालात रहेंगे और लोगों को जो है घर में न जाने की सूचना दी जा रही है कि वापस नहीं लौटे हैं। जब तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिलती लोगों को वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन राहत के इस काम में जुटी टीमों के सामने तेज बारिश और जोरदार हवा रोड़ा बनी। हवा के इन ताकतवर थपेड़ों को देखकर हालात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ऊपर से मूसलाधार बारिश के चलते कुछ जिलों के निचले इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। तमाम रास्ते पानी में डूब गए, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। ऐसे ही एक इलाके में गुड न्यूज टुडे की टीम पहुंची, जहां कई परिवार फंसे हुए थे। लिहाजा हमारी टीम ने इन लोगों की मदद के लिए एजेंसियों से संपर्क किया और फिर कुछ ही देर में एनडीआरएफ के जवान इन लोगों के लिए देवदूत बनकर पहुंचे। प्रशासन के उन लोगों के लिए जो ये रिपोर्ट देख रहे हों, मैं चाहूंगा कि वो संज्ञान लें कि जहां हम हैं ये मांडवी का सिविल अस्पताल का इलाका है, रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ बहुत सारे परिवार हैं जो फंसे हुए हैं। ये यहाँ से गए नहीं थे, इन्हें अंदाजा नहीं था कि इतना पानी हो जाएगा, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बिजली है नहीं, कईयों का फोन पूरी तरह डेड हो चुका है। बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि पूरा परिवार था जिसमें बुजुर्ग महिलाएं ज्यादा थी और चूंकि पानी गहरा भी है और शैलो भी है, 1.5 से 2 फीट पानी में बड़ी नाव नहीं चलाई जा सकती। ऐसे में जरूरत है कि इनको बहुत सावधानी से निकाला जाए। तो सबसे पहले हम इन इलाकों में पहुंचे और यहाँ पर जब हमने रिपोर्ट की तो यहाँ से एक महिला जो नर्स स्टाफ थी वो यहाँ से गई। उसके बाद इन्होंने हमसे अपील की कि इन तक मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि इनके फोन बंद हो चुके हैं, बिजली नहीं है 24 घंटे से, तो मोबाइल फोन ड्रेन हो चुके हैं। हमने तुरंत जैसे एनडीआरएफ के लोगों को देखा, उनको ये जानकारी दी और उसके बाद वो एक शख्स यहाँ पर आए, उन्होंने रेकी भी किया, पूछा और जानकारी के बाद अब ये एनडीआरएफ का एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन है, सिविल एरिया है जहां पर लोगों को इवैक्यूएट कराया जा रहा है। सबसे ज्यादा जरूरी देखिए महिलाओं के लिए थी कि माता जी बहुत ज्यादा परेशान थी और जब हम यहाँ पर आए थे इनकी आंखों में एक उम्मीद थी कि कम से कम इनका संदेश पहुंच जाएगा, क्योंकि इनके घर में परिवार के किसी के पास मोबाइल फोन की बैटरी नहीं चल रही थी। और वहां पर पीछे 2-4 लोग हैं, मैं पकड़ लेता हूँ अब निकालिए। तो सबसे ज्यादा मदद की जरूरत इन लोगों को। एनडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियां लोगों की मदद के अलावा जगह जगह पर तूफान में उखड़े पेड़ों को इलेक्ट्रिक आरी की मदद से काटकर रास्तों को साफ करने में जुटे हैं ताकि यातायात को बहाल किया जा सके। इस काम में क्रेनों और खुदाई करने वाली मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने रेस्क्यू तो नहीं किया, लेकिन कुछ पोल और पेड़ गिरने की घटना का सामना हुआ है। उनसे एसडीएम जो तहसील के संचालक है उनके द्वारा हमको पॉइंट दिया गया, तो हम यहाँ अभी एक रेफरल हॉस्पिटल में आए हैं पेड़ की कटिंग करने के लिए, जो ताकि उस पर ज्यादा असर न डाले बिल्डिंग पर। मौसम विभाग ने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि लैंडफॉल के बाद भी तूफान के असर से राज्य में तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी रहेगा, जो कि सही साबित हुआ। कच्छ से लेकर द्वारका तक, जामनगर से लेकर जूनागढ़ तक, मोरबी से लेकर नवसारी तक हालात कमोबेश एक जैसे ही दिखाई दिए। इन हालात को देखते हुए अभी भी लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील की गई है। इस वक्त हम जामनगर में मौजूद है और लगातार यहाँ पर
तेज बारिश हो रही है और साथ हवाएं भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो बड़े बड़े पेड़ है और इलेक्ट्रिक के खंभे हैं वो कितने जोर से झूल रहे हैं। यहाँ पर ये जामनगर की जो नदी है यहाँ पर भी जो पानी है वो बहुत ज्यादा हो चुका है और हवाएं इतनी ज्यादा तेज है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर खड़े रह पाना भी मुश्किल है। और ये जो बारिश हो रही है वो इस तरीके से हमारे शरीर पर लग रही है, आप समझ सकते हैं कि खड़े रह पाना भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। आपको बता दें कि जामनगर में कल देर रात से जबरदस्त तेज बारिश हो रही है और अब आपको बता दें कि हवाएं भी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। तो लोगों से यही अपील रहेगी कि वो अपने घरों में बने रहे और घरों से बाहर ना निकले। बारिश इतनी तेज है कि जो है कैमरा इक्विपमेंट्स बाहर नहीं निकाल सकते, इतनी तेज बारिश हो रही है और बारिश में खड़े भी रह पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये जो स्थिति है ये गांव की पूरी स्थिति है। आसपास के जितने भी गांव हैं, द्वारका से ओखा जाने तक के जो रास्ते में जितने गांव आते हैं सभी गांव में इसी प्रकार की स्थिति और इसीलिए लोगों को जो है पहले से यहाँ से स्थानांतरित किया गया था। पर अभी भी ये मुख्य रास्ता है जो ओखा जाता है, तो कई सारे बड़े जो व्हीकल है वो यहाँ से जाने का प्रयास कर रहे हैं, पर यहां से जाना हितावह नहीं है। सभी तरह से सरकार ने पहले से जो चेतावनी जारी की थी और जिस तरह से रेड अलर्ट कहा गया था वैसी ही बारिश जो है ओखा तक हो रही है। तो सभी रास्ते जो हैं ओखा तक जाने के अभी फिलहाल के लिए बंद है। तूफान प्रभावित जिलों में किस तरह से राहत और बचाव का काम किया जा रहा है और तूफान से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में अधिकारियों के साथ बैठक की। कच्छ और देवभूमि द्वारका में चूंकि अभी थोड़ी सी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसलिए उनको छोड़ करके बाकी सारे जिलों में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी टीम्स ऑलरेडी उनको बोल दिया गया है कि जाकर के प्राइमरी सर्वे भी करें और रेस्टोरेशन और रेस्क्यू का जो काम है उसको चालू कर दें। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें बहुत सरकार और प्रशासन की पूरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द तूफान प्रभावित जिलों में चीजों को दुरुस्त किया जाए ताकि तूफान का असर खत्म होने के बाद लोग अपने घरों में लौट सकें। द्वारका से ब्रजेश जोशी, मांडवी से आशुतोष मिश्रा और जामनगर से सौरभ बक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बीते कुछ सालों की बात करें तो देश कई चक्रवाती तूफानों का सामना कर चुका है। हर बार बेहतर प्लानिंग और तालमेल के जरिए जानमाल के नुकसान को काफी हद तक कम करने की कोशिश की जाती है और ऐसे में मदद भी मिली है। ऐसा ही इस बार भी देखने को मिला। केंद्र और राज्य की एजेंसियों ने पुराने अनुभवों के आधार पर ही साइक्लोन बिपरजॉय से निपटने की पूरी प्लानिंग की, जिसका नतीजा ये हुआ कि हजारों की जान को बचा लिया गया। अब तूफान गुजरने के बाद एजेंसियों की क्या है प्लानिंग, इसे लेकर मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह ने एनडीआरएफ के डीजी से बात की। एनडीआरएफ डीजी अतुल करवल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, साइक्लोन गुजर गया है अब, लेकिन किस तरीके से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन आप लोग अलग अलग जगहों पर कर रहे हो? कई विजुअल्स ऐसे आए हैं जिसमें पेड़ गिरे हुए हैं, बहुत सारे घरों की छतें उड़ गई हैं, किस तरीके की सिचुएशन है अभी? डैमेजेस बहुत एक्सटेंसिव नहीं है। पेड़ जो गिरे हैं उसको हम क्लियर कर रहे हैं। हमारी ये तैयारी रहती है कि सिचुएशन के बाद, साइक्लोन के बाद क्या सिचुएशन इमर्ज करेगी, पुराना तजुर्बा भी है। तो पेड़ क्लियर करना है, पोल्स क्लियर करने हैं, ट्रैफिक चालू करना है, हमारी वो तैयारी है और हम काम कर रहे हैं। द्वारका में कुछ फ्लडिंग हुई थी तो वहाँ कुछ लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा था, बारिश वहाँ ज़्यादा हुई थी। तो अभी फोकस है कि हम नॉर्मल सिचुएशन जल्दी ले आएँ, ट्रैफिक शुरू हो जाए। और दूसरा कि जो एक फोरकास्ट है कि हैवी रेन्स होने की पॉसिबिलिटी है, उसमें फ्लडिंग जहां होगी उसमें इंटरवीन करके लोगों को रेस्क्यू करेंगे। जान माल के कितने नुकसान हुए है सर, और किन किन राज्यों में इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ा है? गुजरात में कितना नुकसान हुआ? ज्यादा नुकसान, ये ज्यादा इम्पैक्ट तो कच्छ और बाकी 7 जिले जो सौराष्ट्र के हैं उन्हीं में हुआ है। लैंडफॉल से पहले 2 जानें हमने खोई, जो एक ट्रेजेडी है, दुखद समाचार है। इतनी तैयारी का लेकिन ये फायदा रहा कि लैंडफॉल के बाद में एक भी जान हमने नहीं खोई है। गुजरात सरकार को मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, बहुत डिटेल में उन्होंने तैयारी भी की थी, हम उस तैयारी का भाग थे। और कुछ 500 के आसपास घर डैमेज हुए हैं, 800 पेड़ गिरे हैं, 1000 एक गाँव में बिजली नहीं है लेकिन वो रिस्टोर हो रही है। शुक्रिया सर। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ जितेंद्र सिंह। गुजरात के समुद्र तट से टकराने के बाद साइक्लोन बिपरजॉय का असर राजस्थान के भी कई जिलों में देखने को मिल रहा है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तेज अंधड़ के साथ बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि 1 से 2 दिन ये तूफान राजस्थान में बारिश से लोगों को तरबतर कर सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि गुजरात के तटीय क्षेत्रों से टकराने के बाद
तूफान की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और तूफान के चलते राजस्थान के जोधपुर यूनिवर्सिटी ने एग्जाम को फिलहाल रद्द कर दिया और इसके अलावा भारतीय रेलवे ने बाड़मेर और जोधपुर के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 2 दिन के लिए न चलाने का फैसला किया है। जैसलमेर के निचले इलाकों में करीब 450 लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाया गया है, जबकि पाली जिले की बात करें तो रणकपुर दिलवाड़ा मंदिर में 2 दिन श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 जून को नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौन, पाली, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, जयपुर, बूंदी, चूरू, सीकर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और टोंक में इस चक्रवाती तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, जबकि 18 जून को जोधपुर, नागौर, सीकर, पाली, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, जयपुर, अलवर, चूरू समेत कई इलाकों में ये चक्रवाती तूफान प्रभावी रहने वाला है। राजस्थान में तूफान बिपरजॉय का असर जितना अनुमान लगाया जा रहा था उससे काफी कम रहा। हालांकि बाड़मेर जिले में जहां प्रशासन अलर्ट पे था, वहां आपको बता दें कि बारिश होती रही अलग अलग अंतराल के अंदर, लेकिन ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जिससे जान को हानि पहुंचे। आपको बता दें फिलहाल हम बाड़मेर के अंदर हैं, जहां आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में कुछ इलाकों में थोड़े थोड़े पानी भरने की घटना आई है। अगर बात करें हम बॉर्डर इलाके चौटन की और उसके समीप गांवों की, उन्हें एहतियात के रूप से जो है वो खाली जरूर करवा दिया गया, लेकिन ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है जिससे कि कोई जन माल को हानि पहुंची हो। हालांकि प्रशासन अभी भी चौकन्ना है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ 15 से 16 घंटे अभी भी क्रूशल है राजस्थान के दृष्टिकोण से। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले बाबा भोलेनाथ के भक्तों को इंतजार है यात्रा शुरू होने का और जल्द ही उनका इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई हैं। 62 दिन की इस यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। आम लोगों के साथ साथ साधु संतों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। बाबा बर्फानी के दर्शन की शुभ घड़ी 1 जुलाई यानी कि 15 दिन के बाद आने वाली है, जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। जुलाई की पहली तारीख से 3880 मीटर ऊंची पवित्र गुफा की यात्रा के दौरान आस्था का दिव्य मेला देखने को मिलेगा। अमरनाथ यात्रा के लिए इस्तेमाल होने वाला 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालटाल से गुजरने वाले 14 किलोमीटर मार्ग यानी कि बाबा का गलियारा बोल बम के जय घोष से गूंज उठेगा। बाबा बर्फानी के लाखों भक्त उनके दर्शन से पहले ही श्रद्धा के सागर में डुबकी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड भी कैलाशपति के महापर्व की तैयारी जोर शोर से कर रहा है और यही वजह है कि आस्था की इस यात्रा के लिए उसकी तरफ से हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें 40 से अधिक खाने पीने की चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें पीने वाली आइटम्स, तली हुई चीजें, फास्ट फूड शामिल है। खाने की इन चीजों के साथ साथ श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा सकते और न ही उन्हें दर्शन के इस मार्ग पर ये आइटम्स कहीं मिलेंगी। ऐसे में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से खाने और पीने की किन किन चीजों पर बैन लगाया गया है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इस साल श्री भक्त आस्था की इस पवित्र यात्रा पर अपने साथ पूरी या स्टफ्ड पराठा नहीं ले जा पाएंगे। इसके अलावा डोसा और भटूरे ले जाने पर भी रोक है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत और समापन तक पुलाव और फ्राइड राइस भी साथ रखने पर मनाही है। फास्ट फूड आइटम्स जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज्जा भी नहीं ले जा सकते। यही नहीं, फटाफट तैयार और खा लेने वाली मक्खन लगी ब्रेड और क्रीम से बनी चीजें भी बाबा बर्फानी के भक्त अपने साथ नहीं रख सकते हैं। अचार, चटनी, तले हुए पापड़, तली हुई दूसरी चीजों के साथ भी आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। बैन किए गए 40 फूड आइटम्स के अलावा बाकी सभी खाने पीने की चीजें यात्री अपने साथ ले जा सकते हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सेहतमंद बने रहने के लिए अपने साथ हेल्दी फूड जैसे कि अनाज, दाल, हरी सब्जी, सलाद के साथ साथ चावल से बनी कुछ डिशेस ले जाने की सलाह दी है। और अगर खाने पीने की चीजों को लेकर बनाए गए नियमों को श्रद्धालु तोड़ते हैं तो उन पर उचित कानूनी कार्रवाई होगी।
खाने पीने की चीजों पर हेल्थ एडवाइजरी में श्रद्धालुओं की यात्रा पर जाने से पहले अपने फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देने की सलाह दी गई है। इसमें यात्रा पर जाने से पहले सभी श्रद्धालुओं को रोजाना सुबह और शाम करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने का अभ्यास करने की सलाह दी गई है। फिजिकल फिटनेस के लिए श्रद्धालुओं को योग अभ्यास करने के लिए भी कहा गया है, जिसमें ऑक्सीजन लेवल सुधारने में मददगार प्राणायाम पर ज्यादा जोर है। स्वास्थ्य परामर्श में शारीरिक समस्या होने पर फिजिशियन की सलाह लेने की भी सलाह दी गई है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा कवच भी तैयार किया गया है। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए सीआरपीएफ के जवानों की ट्रेनिंग भी चल रही है, ताकि आस्था की इस यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना को टाला जा सके। और यही वजह है कि इस साल अर्धसैनिक बलों की तैनाती में 30% की बढ़ोतरी की गई है। लखनपुर से पवित्र गुफा तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों को 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाकर रखने को कहा गया है।